हेलो एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। मेरा नाम है सहरिश जमाल और मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए इट्स योर टर्न के साथ मंडे विद मैथ्स। आपने चैनल पे इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम सुपर टीटी 2022 बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। बट आज की हमारी वीडियो में कुछ नया रहने वाला है और वो नया क्या होने वाला है इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इट्स योर टर्न के साथ हमारे सभी साथी जो कि डीएलएड की परीक्षाएं देने वाले हैं इस बार, उन सभी के लिए हम लेकर के आए हैं डीएलएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। आज से अगले कुछ दिनों तक हम सॉल्व करने वाले हैं इट्स योर टर्न के साथ डीएलएड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। क्योंकि आज दिन है मंडे और मंडे होता है मैथ्स वाला मंडे, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के पैटर्न के बारे में। मैथ्स का अगर एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें मैथ्स आती है टोटल 25 मार्क्स की, जिसमें रहते हैं हमारे पास 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिसके 4 ऑप्शंस हमें दे रखे होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन और उसके बाद आते हैं हमारे 5 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है 1 घंटे का समय। और याद रहे मैथ्स का पेपर जो है वो 8th लेवल तक का और कभी कभी 10th लेवल तक का भी आ जाता है। मोस्टली 8th लेवल तक के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। अधिकतर जो है वो पेपर का जो लेवल होता है वो आसान से मॉडरेट के बीच में रहता है, बट कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। जो बच्चे मैथ साइड के नहीं हैं उन्हें कभी कभार जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट घबराएं नहीं। इट्स योर टर्न के साथ हम आपकी मैथ्स की जर्नी को आसान बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं और आज की पहली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये रहा हमारा 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। इसमें ऊपर 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आइए जल्दी से वो भी पढ़ लेते हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी चॉइस नहीं मिली है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपको 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान ले अगर, तो अभाज्य संख्या जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य जो किसी से भी भाज्य ना हो सके, मतलब जो किसी से भाग ना हो। हमें 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एकदम बेसिक से चलते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। 80 और 90 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब लिख लेते हैं। 80 और 90 के बीच में हमारे पास रहने वाला है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। ध्यान रहे इसमें कहा है 80 और 90 के बीच के, तो इसलिए हमें 80 और 90 को इसमें नहीं गिनना है। अब इसमें से हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो किसी से भी नहीं कटती हैं, जो किसी की भी टेबल में नहीं आती हैं। 81 सब जानते हैं 3 और 9 की टेबल में आता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 82 2 की टेबल में आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 83 किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये अभाज्य संख्या है। 84 2 की टेबल में आ जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 85 5 की टेबल में आता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 86 2 की टेबल में आता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 87 3 की टेबल में आता है, अभाज्य संख्या नहीं है।
88, 11 और 8 दोनों की टेबल में आता है, अभाज्य संख्या नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा 89 जो कि किसी की टेबल में नहीं आता है। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए 83 एंड 89। सो अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ऑप्शन में आप सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 83 और 89 ये हो गया हमारा राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो इसमें आता है 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एमसीक्यूज में मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, डेफिनेशंस टाइप के भी आ सकते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं परिधि। परिधि आप लोग जानते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कहते हैं, तो ये नहीं है। जीवा, इसको हम कहते हैं जीवा। जीवा का मतलब होता है यहाँ पर कॉर्ड। उसके बाद चाप भी नहीं है, बिकॉज चाप होता है आर्क, वो तो परिधि का ही एक पार्ट होता है। त्रिज्या नहीं होता है इसका आंसर, क्योंकि त्रिज्या जो है वो परिधि पर रहने वाले दो बिंदुओं को नहीं जोड़ती है, वो जोड़ती है एक बिंदु हमारा वृत्त के ऊपर होता है और एक बिंदु होता है हमारा सेंटर, उन दोनों को जोड़ती है। इसलिए त्रिज्या भी हमारा आंसर नहीं है। कुछ लोग त्रिज्या में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका राइट आंसर जीवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। ये सारी हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी नंबर है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि 5 से डिविजिबल है, यानी ऐसा नंबर जो 5 की टेबल में आता हो। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव रूल, डिविजिबिलिटी रूल सब लोग जानते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर कोई नंबर 5 की टेबल में आता है तो उसके लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए है। तो अगर उसका लास्ट का डिजिट 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 की टेबल में आता है, यानी वो 5 से कटता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 3775। सो ये 5 की टेबल में आता है। अगर किसी को डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं आ रहा है पेपर में किसी भी वजह से, तो वो इन चारों नंबर को 1 बाई 1 5 से डिवाइड करके देख सकता है। जिस किसी के भी केस में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वो 5 से डिविजिबल माना जाएगा, और जिसके केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। बट इस तरीके से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। पेपर में टाइम जो है वो बस 1 ही घंटे का होता है, तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं तो आंसर 1 मिनट में हम निकाल सकते हैं इसमें। सो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15% का भिन्न रूप लिखिए। मतलब इसको हमें फ्रैक्शन में करना है। बहुत इजी है ये भी। परसेंट, किसी भी चीज को परसेंट से फ्रैक्शन में करना होता है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 15/100। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0। सो ये हो गया 3/20, और 3/20 हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। सो 15% का भिन्न रूप हो गया 3/20। यहाँ से हमारे खत्म हो चुके हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और अब आ गए हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। कोई एक बच्चा है यहाँ पे राकेश, उसका एग्जाम हुआ तो वो टोटल 500 मार्क्स का था, जिसमें से उसे 65% मार्क्स मिले हैं। अब हमें बताना है कि उसे कितने मार्क्स टोटली मिले होंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं हमारे वो है 500, जिसमें से राकेश को जितने मार्क्स मिले हैं वो हैं 65%। सो अब हमें बताना है कि 65% ऑफ 500 कितना होगा। अगर हम ये निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि राकेश को कितना मिला है। सो राकेश के मार्क्स निकालना चाह रहे हैं हम। राकेश मार्क्स, सो वो हो जाएगा 65% ऑफ 500। 500 का 65%। सो इसको सॉल्व करेंगे।
सो ये हो जाएगा 65%। को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 65 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 6 से 30 और 3 30 और 2 32। सो राकेश को मिले हैं टोटल 325 मार्क्स। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि हमें इस समीकरण को हल करना है। बहुत ही आसान समीकरण है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण हमें दी गई है 3x - 5 इक्वल टू x + 3। इसको सॉल्व करेंगे, सब x को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, नंबर्स को एक साइड पे। सो ये हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 3 + 5। 3x - x हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 + 5 8। सो x इज इक्वल टू 8/2। 8/2 हो जाएगा 4। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो उसकी एक भुजा यानी कि उसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर की है। सो हमें बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। सो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है। सो यहाँ पर है हमारे पास एक स्क्वायर और उस स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। और अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा जो दे रखी होती है उसका स्क्वायर, या हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। और साइड यहाँ पे हमें दे रखी है 6, उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। और क्योंकि ये है सेंटीमीटर में तो एरिया भी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे एरिया के साथ साथ यूनिट लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके भी मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। x + 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें x + 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी इस क्वेश्चन में लगने वाला फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला। सो यहाँ पे लगने वाला है हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। साथ ही साथ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है a² + b² - 2ab। ये दोनों बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें सॉल्व करना है x + 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x काम करने वाला है a का और 5 काम करने वाला है b का। तो फॉर्मूला होता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 5। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 10 × x 10x। सो ये हो गया इसका आंसर। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी मेंशन करके दिखाना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री का कोण बहुत ही बेसिक एंगल होता है, सबको आता होगा। लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपास में रेडियस फिल करके ऐसे आर्क कट करेंगे, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे और ये जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग जो हैं वो 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री ये 3 एंगल्स बनाना जरूर सीख लें। इन तीनों में से एक एंगल हो सकता है कि आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है संख्याएं। हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं 13, 39 और 273। हमें इनका मासा यानी कि इनका LCM ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास नंबर्स हैं 13, 39 और 273। तो पहले 13 से ही कट कर लेते हैं। सो 13 × 1 = 13,
13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 1 बचा, 13 हो गया, 13 1 ज़ा 13। अब 3 से करते हैं, सो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब 7 से करते हैं, सो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। सो एलसीएम के लिए हम इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा एलसीएम यानी कि मासा हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 273। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं और अब आ गए हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। और ध्यान रहे कि ये सब होते हैं हमारे पास 2 मार्क्स के। सो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल को हमने कितने रुपए में बेचा है? साइकिल को हमने 1800 रुपए में बेचा है तो 10% की हानि हुई है, तो हमें ये बताना है कि हम उसको कितने प्राइस में खरीद के लेकर के आए होंगे। सो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने 1800 रुपए में अपनी साइकिल को बेचा है यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो हो गया 1800 रुपए और जो हमारा लॉस हुआ है, लॉस परसेंट जो है वो है 10%। तो हमें उसका क्रय मूल्य यानी कि हमें उसका सीपी बताना है कितना होगा। सो ऐसा मान लेते हैं कि उसका जो सीपी है वो है x। सो लेट द सीपी बी ₹x। इसे हम 100 मान के भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे x मान के इसे करवाने वाली हूँ। सो सीपी अगर हमारा x है तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट्स योर टर्न पे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो है उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस सब निकालने के फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से ये सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सो यहाँ पे हमने सीपी लेट किया है एक्स। तो जब सीपी हमारा एक्स है तो जो लॉस होता है, लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सीपी, यानी कि ये हो जाता है लॉस, सॉरी उल्टा लिख गया ये। तो हमारे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब जो लॉस परसेंट है हमारा वो है 10, लॉस हमें पता नहीं है, सीपी हमने x माना है, इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू लॉस। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सो लॉस निकल करके आ गया हमारे पास x अपॉन 10। सो ये आया हमारे पास लॉस। इसके बाद हमें निकालना है, हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीपी माइनस लॉस। ये फॉर्मूला लॉस के केस में होता है। सो एसपी दे रखा है हमें 1800, सीपी आया था हमने माना था x, माइनस लॉस है हमारा x अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे सो एलसीएम लेंगे 10। सो ये हो जाएगा 10x माइनस x और यहाँ पर हो जाएगा 1800। सो ये निकल करके आएगा 1800 इक्वल टू 10x माइनस x इज 9x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 1800 इंटू 10 अपॉन 9। सो 9 2 ज़ा 18, 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज़। सो x की वैल्यू आ गई 2000। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है जितने पे हम उसको खरीद के लेके आए थे वो है 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे। ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का भी हमारे चैनल पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आप और डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं सो हमारे चैनल पर जा करके आप हमारी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे पी होता है हमारा प्रिंसिपल, आर होता है हमारा रेट, टी होता है हमारा टाइम अपॉन 100 और एसआई होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 500 रुपये हमारा है प्रिंसिपल। सो पी हो गया हमारे पास 500 रुपीज़
फिर जो हमारे पास टाइम है वो है 3 इयर्स और जो रेट है हमारा वो है 12%। फॉर्मूला लगाया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन 100। दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 12 यानी कि 180 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 180 रुपीज। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉरी, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। तो ये दे रखी है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले करेंगे हम x को y माइनस जेड से मल्टीप्लाई। सो x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस x इंटू जेड हो जाएगा एक्स जेड प्लस y इंटू जेड हो जाएगा वाई जेड माइनस y इंटू एक्स हो जाएगा वाई एक्स प्लस z इंटू एक्स हो जाएगा जेड एक्स माइनस z इंटू वाई हो जाएगा जेड वाई। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये एक्स वाई तो एक्स वाई रहेगा और ये जो हमारे पास वाई एक्स है ये भी एक्स वाई ही होता है। सो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्स वाई। एक्स जेड को एक्स जेड लिखा रहने देंगे, वाई जेड को भी वाई जेड लिखा रहने देते हैं और ये जो जेड एक्स है इसको हम लिख लेंगे एक्स जेड क्योंकि एक्स जेड और जेड एक्स एक ही बात होती है। माइनस जेड वाई को हम लिख लेंगे वाई जेड बिकॉज वाई जेड और जेड एक्स एक ही बात होती है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड माइनस एक्स जेड से प्लस एक्स जेड कैंसिल, प्लस वाई जेड से माइनस वाई जेड कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होके बच गया 0। सो इसका आंसर हो गया 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की सामग्री है तो दोनों का गुणनफल देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 40 इक्वल टू, अब 30 छात्र और आ गए तो पहले 50 थे, 30 छात्र और आ गए सो 50 प्लस 30 और ऐसा मान लेते हैं कि उनके लिए जो सामग्री है वो x दिनों के लिए सफिशिएंट रहेगी। सो ये हो जाएगा 50 इंटू 40 इक्वल टू 50 प्लस 30 80 इंटू एक्स। सो 50 इंटू 40 अपॉन 80 इक्वल टू एक्स। 40 टू ज़ 80, 225 ज़ 50, सो x इज इक्वल टू 25। सो 25 दिनों के लिए सफिशिएंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, इसका एरिया दे रखा है 117, इसकी लेंथ दे रखी है 13 और हमें ब्रेथ बतानी है कि क्या होगी। सो देखते हैं हमारे रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, तो उसके एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया दे रखा है 117, लेंथ दे रखी है 13 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो ये हो जाएगा 117 अपॉन 13 इक्वल्स टू b। 13 9 ज़ा 117, सो ब्रेथ हो गई हमारे पास यहाँ पर 9। और क्योंकि लंबाई और एरिया दोनों ही हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं सो जो ब्रेथ है वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
तो जो ट्रेन की लंबाई है वही उसके द्वारा चली गई दूरी भी है हमारे पास। तो जो हमारी लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है हमारा या जो दूरी है वो है यहाँ पर 270 मीटर। और हमें जो समय यानी कि जो टाइम लगता है इस दूरी को कवर करने में वो है 9 सेकंड। अब स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो स्पीड यानी कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है हमारे पास 270, टाइम है 9 सेकेंड, 9 3 27 0। सो ये निकल करके आ गया हमारे पास 30। पर ध्यान रहे ये निकल के आया है मीटर पर सेकेंड में और हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। सो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट है कि इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करें और उसी का उल्टा देख लें कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सो ये हो जाएगा 30, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 5 6 30। सो 6 इंटू 18 ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ में आपको जो है वो उसको थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू बनाना होता है। यहाँ पे ड्राइंग स्किल्स कोई नहीं देखने बैठा है तो बहुत सुंदर सुंदर गुलाब, गेंदे या डेलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा आइडिया देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसके यूनिट्स को लेट करना पड़ेगा क्योंकि 300, 250, 100 इतने हम नहीं बना पाएंगे। सो इसको हम लेट कर देते हैं इसके यूनिट को। ऐसा मान लेते हैं इसमें हम दैट 10 यूनिट्स या 100 यूनिट इक्वल टू 1। तो 100 तो ये 300 हो जाएंगे 3 के बराबर, 250 हो जाएंगे 2.5 के बराबर, 100 हो जाएगा 1 के बराबर, 150 हो जाएगा 1.5 के बराबर और 450 हो जाएगा हमारे पास 4.5 के बराबर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इतने बड़े बड़े शो नहीं कर पाते। अब हमें जब गुलाब बनाना है तो गुलाब की जगह पे ऐसा बना सकते हैं कि हम एक को एक अंडे से शो कर रहे हैं, सपोज ऐसे गोले से। तो 3 की जगह पे 3 गोले बना देंगे, 2.5 की जगह पे 2 पूरे बनाएंगे, एक आधा बना देंगे, 100 की जगह पे 1 बनाएंगे, 150 की जगह पे 1 पूरा एक आधा बना देंगे, या स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फूल का ही डिज़ाइन बनाएं। 4.5 में 4 पूरे बनाएंगे और एक आधा बना देंगे। सो इस तरीके से हम इसकी पिक्चर शो करेंगे। आप स्केल कोई और सा भी ले सकते हैं, चाहें तो आप 10 यूनिट्स के बराबर भी ले सकते हैं लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग सब लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो सब सॉल्व हो चुकी होंगी। इट्स योर टर्न पे हम आगे भी आप सभी के लिए जो है वो डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लेकर के आने वाले हैं। हमारे चैनल पर हर एक दिन एक अलग टीचर आकर के जो है वो अपने सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेता है। सो आज जैसे कि आपने मैथ्स की क्लास ली है, आने वाले दिनों में आप अपने और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को इट्स योर टर्न के साथ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। सो बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।